हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सब चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। इसलिए जो भी वीडियो दी जा रही है इसकी एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें, है ना। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह जो थी वो थी 102.8 करोड़, और 102.8 करोड़ की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से किसे शामिल नहीं किया जाता। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो याद रखिए, जिसे शामिल नहीं किया जाता वह है वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाओं को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं किया जाता, और वायुमंडलीय दशाओं की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा जिस राज्य की सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई गई है वह है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद दिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वह है आपका 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी, और 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो 382 व्यक्ति प्रति किमी की बात ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। मतलब कि जो भी यहाँ राज्य दिए गए उन चारों राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब की बात करें, इनमें जिसकी सबसे ज़्यादा वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब की तुलना आपस में करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में याद रखिएगा जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो याद रखिएगा, वर्ष 1911 से लेकर 21 के बीच में, वर्ष 1911 से 21 के बीच में या उसके अवधि के दौरान जनसंख्या की जो वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक रही थी। इसलिए देखिए वर्ष 2011 से 21 की बात, सॉरी यहाँ पे 1911 से 21 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो याद रखिएगा, वह समूह जो भारत में विशालतम भाषाई समूह माना जाता है वह है भारतीय आर्य, और भारतीय आर्य की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारतीय आर्य का जो समूह है वो भारत में विशालतम भाषाई समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ईसाई समुदाय का है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो ईसाई समुदायों का है वह है आपका 2.96%, और 2.96% की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 2.96% ईसाई समुदाय का है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत जो गांव में रहने वाली है वह है आपका
68.9%, मतलब 68.9%। तो 68.9% की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की 68.9% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2001 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा वह राज्य है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि 2001 न कह के आया होता 2011, अगर आया होता 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ये पूछा होता, तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु याद रखिएगा सबसे ज़्यादा है। तो 2011 के अनुसार कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन है? 2011 के अनुसार आपको याद रखना है। ठीक, 2011 के अनुसार कौन है? ये है आपका तमिलनाडु। और 2001 के अनुसार कौन है? महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक तक रोजगार पाता है, यह उक्त निम्न में से किस वर्ग को इंगित करती है? इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन या उससे अधिक दिन तक रोजगार अगर पाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बेरोजगार बोलेंगे या बोलेंगे अश्रमिक बोलेंगे या मुख्य श्रमिक बोलेंगे या फिर सीमांत श्रमिक बोलेंगे? तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर वो 183 दिन या उससे अधिक दिन तक रोजगार पाता है तो उसको बोला जाता है मुख्य श्रमिक। और मुख्य श्रमिक देखिए है ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नतम जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है, तो कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा निम्नतम जो जनसंख्या का जो घनत्व तो पाया जाता है वो पाया जाता है मिजोरम में। और मिजोरम देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मिजोरम में निम्नतम जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तुम्हारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा ये में भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो हमें पता है कि वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तुम्हारा यहाँ अगेन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा भारत का वह राज्य जिसमें जन्म दर सबसे कम है वह है केरल। और केरल देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में जन्म दर के कम होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए ऑप्शन ए में है पुरुषों का प्रवास, या फिर ऑप्शन बी में है महिलाओं का शिक्षित होना, या फिर ऑप्शन सी में है सरकार द्वारा हतोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी में है सभी। तो याद रखिएगा केरल में जन्म दर कम होने का जो मुख्य कारण है वह है महिलाओं का शिक्षित होना। और महिलाओं के शिक्षित होने की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए किसे सबसे प्रभावी कदम माना जाता है? तो कौन से जो हैं प्रभावी कदम माने जाते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है परिवार नियोजन शिक्षा का प्रसार, या फिर विवाह आयु को बढ़ाना, या फिर शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना। तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सबसे प्रभावी जो कदम बताए गए हैं ये तीनों ही हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो सबसे प्रभावी कदम है उसमें से पहला है परिवार नियोजन शिक्षा का प्रसार, दूसरा है विवाह आयु को बढ़ाना, और तीसरा है शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाना। ये सभी कारण हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी? तो याद रखिएगा सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी यह बनाई गई थी 2003 में। और 2003 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम 2003 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या संगठक के अंतर्गत
किसे शामिल नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, जनसंख्या संगठक के अंतर्गत जिसे शामिल नहीं किया जाता है वह है प्रवास, नगरीकरण और अपराधी। इन तीनों ही कंडीशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही होता कि जनसंख्या संगठक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो शामिल जिसे किया जाता है वो है व्यावसायिक रचना, और दूसरा है साक्षरता, और तीसरा है भाषा, धर्म और आयु। इनको शामिल किया जाता है, लेकिन किसको शामिल नहीं किया जाता? प्रवास को शामिल नहीं किया जाता, नगरीकरण को शामिल नहीं किया जाता, और अपराधी को भी शामिल नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, तो जो भारत में जो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है वह कौन सा है? तो जानते रहिएगा, भारत में जो सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय जो माना जाता है वो है पारसी, और पारसी देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक जो समुदाय है वह पारसी समुदाय है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अपेक्षाकृत कम है? तो कौन सा वह राज्य है जिसमें ईसाइयों की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो कह सकते हैं कंपेयर में बहुत कम पाई जाती है? तो याद रखिएगा वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में याद रखिएगा, उत्तराखंड में ईसाइयों की जो जनसंख्या है या संख्या है वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। उत्तराखंड के बाद ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका मतलब कि तीन इसमें से क्या है, सही है, कोई एक है जो गलत है, और उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर कह रहे हैं कुल जनसंख्या वितरण में महाराष्ट्र में जनसंख्या का कुल अनुपात आपका 9.42 है ना, 9.24%, 9.42% है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 2.45 रही है, मतलब 2.45% रही है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि के बीच में जनसंख्या का जो वृद्धि था वो 2.45% नहीं थी। ठीक, फिर देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जनसंख्या संगठक में शामिल तत्व आयु, लिंग, प्रवास, जन्म दर है ना, ये सारी चीज़ें क्या कह रहे हैं कि मृत्यु दर, शिक्षा, व्यवसाय, ये सब शामिल हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन क्या है गलत है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो है 2001 से लेकर 2011 की अवधि में जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो 2.45% थी, तो ये बिल्कुल क्या है? सही नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट आंसर मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है या सही नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसलिए सी को यहाँ पे हम राइट आंसर मान लेंगे। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें हम अलग टॉपिक और भी कुछ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।